तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा नेशनल इनकम सीरीज का ये 5वां क्लास है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम के बारे में बहुत सारी बातों को सीखा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखे। साथ साथ पिछले क्लास में हम लोग सीख रहे थे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय का मापन 3 तरह से किया जाता है। एक आपका प्रोडक्शन मेथड है, एक आपका इनकम मेथड है और तीसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। प्रोडक्शन मेथड का कहने का मतलब है उत्पादन विधि, जिसके अंतर्गत 2 तरह के विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है आपका अंतिम उत्पाद विधि और दूसरा है आपका मूल्यवर्धन विधि। तो अंतिम उत्पाद विधि को भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं और मूल्यवर्धन विधि यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मेथड है, इसको भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं दो तरह का एग्जाम्पल के माध्यम से। एक हम लोग गेहूं का एग्जाम्पल लिए जिससे अंतिम उत्पाद बना ब्रेड, और एक हम लोग कपास का एग्जाम्पल लिए जिससे अंतिम उत्पाद बना कपड़ा, है ना। तो 2 तरह का एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास किए कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटपुट होता है वही आपका ये जीडीपी भी होता है, और जिसमें हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, मध्यवर्ती जो उपभोग है, उसको हम लोग घटा देते हैं तो आपका सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए निकल जाता है, वो हम लोग देखें। फिर हम लोग ये भी जाने कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जीवीए कैसे निकाला जाता है, कि कैसे हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र का अलग अलग जीवीए निकाल कर लास्ट में सबको जोड़ देते हैं, जिससे हम लोग का किसी भी अर्थव्यवस्था का जीवीए प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने कि जीवीए के अंतर्गत निम्नलिखित में से मतलब कि जीवीए के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसको शामिल नहीं किया जाता है, वो भी हम लोग देखे। जिसमें हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स का भी बात किए, जिसमें हम लोग सेल्फ यूज वाले जो गुड्स बनाए जाते हैं उसका भी बात किए हम लोग। और ये साथ ही साथ कि मध्यवर्ती जो गुड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, उसका जो टोटल प्राइस होता है, कुल जो मूल्य होता है, उसको जीवीए में काउंट नहीं किया जाता है। केयर इकोनॉमी जो देखभाल इकोनॉमी है, जिससे कि महिलाएं जो घर में, गृहिणी जो घर में परिवार के लिए भोजन बनाती है, उसको ऐड नहीं किया जाता है, वो सब हम लोग जाने। तो इस तरह से हमारा जो उत्पादन विधि था वो पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जानेंगे कि आय विधि क्या होता है यानी कि इनकम मेथड क्या होता है। पिछले क्लास में हम बताए थे कि 3 तरह का जो विधि है, तीनों का आपको हम डिटेल से बताए थे कि तीनों का क्या है डिफिनेशन। जैसे अगर आपको हम एक बार फिर से बताना चाहें तो उत्पादन विधि है। उत्पादन विधि का डिफिनेशन क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का कुल कितना उत्पादन किया गया है। अगर उस स्थान पे हम लोग अगर नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नेशनल इनकम काउंट किया गया है उत्पादन विधि के माध्यम से। और इनकम मेथड क्या होता है, आय विधि, कि यदि व्यक्ति या फिर परिवार को कितना आय प्राप्त हुआ है, अगर वहाँ पे जाके हम लोग काउंट करते हैं तो उसको ऐड करके मतलब काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इनकम मेथड। और एक होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में कुल कितना व्यय किया गया है यानी कि खर्चा किया गया है, तो अगर उस स्थान पे हम लोग काउंट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड इसके द्वारा। तो ये सब हम लोग कल जान गए थे। तो उत्पादन विधि के अंतर्गत 2 तरह का विधि जो हम लोग पढ़े, जिसके माध्यम से नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। एक है आपका अंतिम उत्पाद विधि और एक है आपका मूल्यवर्धन विधि। दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आय विधि यानी कि इनकम मेथड क्या होता है। अभी हम बताएं कि व्यक्ति या फिर परिवार को, कोई भी पर्सन है या फिर कोई हाउस होल्ड है, उसको कितना आय प्राप्त हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं आय विधि। सिंपल है। बाकी बात अभी हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए कि जो आय विधि होता है, कहने का मतलब है इनकम मेथड, इसी को हम लोग वितरण विधि भी कहते हैं और इसी को हम लोग साधन व्यय विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरण विधि और आपका साधन व्यय विधि। आइए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इस मेथड के अनुसार यानी कि आय विधि के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना साधन व्यय यानी कि फैक्टर पेमेंट के आधार पर किया जाता है। तो अभी क्या पता चल गया आपको कि आय विधि के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है, काउंटिंग होता है, वो आपका साधन व्यय, कहने का मतलब है फैक्टर पेमेंट के आधार पे किया जाता है। आगे देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया फैक्टर पेमेंट के टोटल योग को नेशनल इनकम कहेंगे। कहने मतलब क्या है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल में
सभी उत्पादकों यानी कि जो प्रोड्यूसर है, तो सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया जो फैक्टर पेमेंट है उसको अगर हम लोग सबको जोड़ देंगे तो उसका जो टोटल योग होगा वही आपका नेशनल इनकम कहलाएगा। अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि व्यक्ति या फिर हाउस होल्ड को कितना या परिवार को कितना आय प्राप्त हुआ, तो उसको हम लोग बोल देंगे आय विधि। तो यही यहाँ पे भी है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक फाइनेंशियल ईयर में सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया जो फैक्टर पेमेंट है, कहने का मतलब साधन व्यय है, इसके टोटल योग को ही हम लोग नेशनल इनकम कह देंगे। आगे देखिए, इसके अंतर्गत डोमेस्टिक इकोनॉमी में यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल साधन आय, यही व्यय भी होता है एवं NFI को भी ऐड कर देते हैं। आपको समझना होगा। क्या समझिए, देखिए आपको हम पहला क्लास में ही एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि यदि आपको नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो आपको NFIA, कहने का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटाना होगा। और वहीं अगर नेशनल में देखें तो नेशनल में आपका NFI तो जुड़ा ही रहता है, लेकिन डोमेस्टिक में आपका NFIA को हटा दिया जाता है, नहीं जुड़ा रहता है। तो डोमेस्टिक चाहिए तो नेशनल में NFI को घटा देते हैं। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत डोमेस्टिक इकोनॉमी में यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल साधन आय, साधन आय भी होता है, एक होता है साधन व्यय। साधन आय मतलब फैक्टर इनकम और साधन व्यय मतलब फैक्टर पेमेंट। तो जो साधन आय होगा वो तो देखिए इकोनॉमिक्स में आपको पता होना चाहिए कि आपका व्यय किसी के लिए आय होगा और किसी का आय किसी के लिए व्यय ही होगा, सिंपल सी बात है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पन्न कुल साधन आय एवं NFI को जोड़कर किया जाता है। तो आपको समझना होगा कि आय विधि में जो साधन आय होता है उसमें NFI को हम लोग जोड़ देते हैं। आगे देखिए, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तब उसको कोई पुरस्कार या फिर रिवॉर्ड के रूप में मिलने वाले आय को साधन आय कहते हैं। अब पता चल रहा है आपको सुनने में कि साधन आय किसे कहते हैं, फैक्टर इनकम। अभी तक तो हम बताते आए थे कि फर्म का फैक्टर पेमेंट किसी व्यक्ति के लिए फैक्टर इनकम हो सकता है, बट यहाँ पे फैक्टर इनकम का एक डेफिनेशन दिया हुआ है। वो डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कोई काम किया जाता है, तो उसके बदले में उस व्यक्ति को रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार के रूप में कुछ आय यानी कि कुछ धनराशि दिया जाता है, तो उसी को ही साधन आय कहते हैं इकोनॉमिक्स के नज़रिए से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, साधन आय के अंतर्गत क्या बोले हम, साधन आय के अंतर्गत रेंट, वेजेस या फिर सैलरी को, इंटरेस्ट को और प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। वही सिंपल सी बात है कि उत्पादन के साधन क्या क्या हो सकते हैं। एक आपका होता है भूमि, तो भूमि के बदले में आप रेंट दीजिएगा। उत्पादन के साधन और क्या है, श्रम, तो श्रम के बदले में आप वेजेस दीजिएगा, या फिर आप यहाँ को नौकरी कर रहा है तो उसको सैलरी दीजिएगा। उसके बाद है आप पूंजी लगाते हैं, साधन का ये उत्पादन का कारक है पूंजी, तो पूंजी के बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ओवरऑल सबका पर्पस क्या होना चाहिए कि प्रॉफिट होना चाहिए। तो साधन आय यानी कि फैक्टर इनकम के अंतर्गत रेंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को शामिल किया जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, इनकम मेथड यानी कि आय विधि के अंतर्गत होने वाले GDP गणना में केवल अर्जित आय मतलब होता है अर्न इनकम को ही इसमें शामिल करते हैं। कहने मतलब है कि जो आय विधि है इसमें GDP, आय विधि के अगर अंतर्गत अगर हम लोग GDP की गणना करते हैं तो इस गणना में केवल अर्जित आय यानी कि अर्नड इनकम को ही शामिल करते हैं, जो हमको प्राप्त हुआ उसको शामिल करते हैं, गैर अर्जित आय को इसमें शामिल नहीं करते हैं। अब पूछा जाएगा कि भैया गैर अर्जित आय क्या होता है, तो गैर अर्जित आय होता है जैसे कि जुआ, जैसे कि सट्टा, जैसे कि हस्तांतरित आय मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र इनकम, जैसे कि विधवा पेंशन, सेवानिवृत्त पेंशन, रिटायर में जो पेंशन मिलता है वो, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्ति यानी कि जो आपका स्कॉलरशिप है वो, सब्सिडी यानी कि सहायकी है वो, ये सब आपका है गैर अर्जित आय, ये आपका अर्जित आय नहीं है। तो इसको GDP में काउंट नहीं किया जाता है,
किस विधि के अंतर्गत? तो आय विधि के अंतर्गत जब हम लोग जीडीपी का गणना करते हैं तो उसमें अर्जित आय, अर्नड इनकम को शामिल करते हैं, बट उसमें गैर अर्जित आय को शामिल नहीं करते हैं। ये केवल याद रखिएगा। और आपको साथ में ये भी याद रखना होगा कि गैर अर्जित आय क्या होता है, उसका एग्जाम्पल देखना होगा। जैसे कि हस्तांतरित आय को ही गैर अर्जित आय कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है। तो हस्तांतरित आय में कौन कौन आता है वो सब भी आपको देखना होगा। आगे देखिए, साधन आय को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। जो आपका साधन आय है यानी कि फैक्टर इनकम है, इकोनॉमिक्स के अनुसार फैक्टर इनकम क्या है? रेंट है, वेज है, इंटरेस्ट है, सैलरी है और आपका प्रॉफिट है। इसी को ही नेशनल मतलब कि इसी को ही फैक्टर इनकम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अनुसार। आगे देखिए, तो साधन आय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन भाग में विभाजित करते हैं उसको देखो। पहला है आपका कर्मचारी क्षतिपूर्ति। तो कर्मचारी कहने का मतलब है एम्प्लॉई और क्षतिपूर्ति कहने का मतलब है कंपनसेशन। तो जो कर्मचारियों को, जो एम्प्लॉई को जो कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति देते हैं उसको भी इसमें शामिल करते हैं। देखो क्या है सो इसके अंतर्गत वेज यानी कि मजदूरी, सैलरी यानी कि वेतन, सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा में किया गया व्यय यानी कि जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है वो, साथ ही साथ भविष्य निधि यानी कि प्रोहिबिडेंट फंड, सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा, ये सब कर्मचारी क्षतिपूर्ति में चला जाता है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति में क्या किया जाता है? तो वेज जाता है, सैलरी जाता है, सोशल सिक्योरिटी में किया गया व्यय, आपका पीएफ जाता है, आपका रिटायरमेंट के समय मिलने वाला पैसा जाता है। ये सब किस में जाता है? कर्मचारी क्षतिपूर्ति में। सिंपल सी बात है, आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है आपका परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष को इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें क्या है देखिए भाई कि इसके अंतर्गत प्रॉपर्टी एंड फर्म से होने वाला आय को ऐड किया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति और फर्म जो है फैक्ट्री, उससे होने वाला जो इनकम है, आय है, उसको हम लोग शामिल करते हैं किसमें? परिचालन अधिशेष में यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में। जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, टैक्स, प्रॉफिट, कर लाभ, ये सबको हम लोग ऐड करते हैं किसमें? तो परिचालन अधिशेष में ही हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, मिश्रित आय यानी कि मिक्सिंग इनकम क्या होता है या मिक्स इनकम क्या होता है? देखिए, जब किसी स्वरोजगारी को, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉय को, अपने स्वरोजगार से प्राप्त होने वाले आय को मिश्रित आय कहते हैं। देखो, स्वरोजगारी है, कोई व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉय है, उसको अपने स्वरोजगार से जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? आय, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित आय कहते हैं। बिकॉज इसमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट अंतर्निहित होता है। क्यों कहते हैं उसको? अब देखो, कोई स्वरोजगार है, कोई मतलब ना कोई अपना बिजनेस कर रहा है और अपना खुद पैसा कमा रहा है, बिजनेस खोल के अपना बिजनेस से खुद पैसा उसमें कमा रहा है, तो उसको हम लोग ना मिक्स आय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब लोग कुछ इसमें अंतर्निहित होता है, इसलिए इसको हम लोग मिश्रित आय कहते हैं। तो समझ में आ गया? साधन आय यानी कि फैक्टर इनकम को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। कौन कौन? एम्प्लॉय कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ये 3 में इसको डिवाइड किया गया है। आगे देखिए, एक और छोटा सा पार्ट है इसी में कि आय के विधि के अंतर्गत यानी आय विधि के अंतर्गत होने वाले राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को शामिल नहीं करते हैं। कहने मतलब आय विधि से हम लोग नेशनल इनकम को मापते हैं या उसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आय विधि के अंतर्गत जब हम लोग जीडीपी का यानी कि नेशनल इनकम का काउंटिंग करते हैं तो इसमें किसको ऐड नहीं करते हैं, उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका है हस्तांतरित व्यय या फिर हस्तांतरित आय। हस्तांतरित का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र व्यय, ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर और आय। इसका कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो व्यय कर रहा है यानी कि खर्चा कर रहा है, लेकिन व्यक्ति को उससे लाभ मिल रहा है। अब गवर्नमेंट पैसा दे रहा है स्कॉलरशिप के रूप में, तो उसका वो तो खर्चा हुआ ना, व्यय हुआ ना, लेकिन वो स्कॉलरशिप हमें मिल रहा है, उस स्कॉलरशिप का लाभ हमको मिल रहा है, तो हमारे लिए तो आय हुआ ना इकोनॉमिक्स के नज़रिए से। और देखिए, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, आपका जो ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, छात्रवृत्ति मिल रहा है, वो आपका जो रिटायरमेंट में जो पैसा मिल रहा है वो, ये सभी तो हस्तांतरित आय में ही आते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, गैर कानूनी यानी कि इलीगल एक्टिविटी, इलीगल जो काम करने से जो उत्पन्न आय होता है उसको भी हम लोग
आय विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना में काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि व्यक्ति को कितना आय, व्यक्ति या फिर फर्म को कितना आय प्राप्त हो रहा है, सॉरी व्यक्ति या फिर परिवार को कितना आय प्राप्त हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग आय विधि का ही, उसको हम लोग आय विधि कहते हैं। तो यहाँ गैर कानूनी काम करेंगे, हम जुआ खेलेंगे, सट्टेबाजी खेलेंगे, चोरी कर देंगे हम, उसके बाद किसी से घूस ले लेंगे, ये तो पैसा मेरे पास आ रहा है ना, आय का तो ये स्रोत है ना मेरे लिए, लेकिन ये गैर कानूनी है, इसको भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। आगे देखो, ब्लैक मनी को भी इसमें ऐड नहीं करते हैं, लॉटरी से भी प्राप्त पैसा को भी इसमें ऐड नहीं करते हैं, दान दक्षिणा जो मिलता है उसको भी इसमें इसमें ऐड नहीं करते हैं, दलाली यानी कि ब्रोकर से भी जो पैसा प्राप्त होता है उसको भी हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। स्वयं उपभोग यानी कि सेल्फ कंज्यूम के लिए जो उत्पादित जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला आय को भी हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं। अब देखो, हम अपना सेल्फ यूज के लिए कार खरीदे, अब उस कार से हम डेली आना जाना करते हैं मार्केट से घर। कभी कभी देखे क्या कि मार्केट से कुछ लोग हमारे घर तरफ के ही, हमारे गांव में ही आ रहे हैं, तो उन गांव वालों को हम अपने गाड़ी में बैठा लिए, बदले में वही लोग हमको कुछ पैसा दे दिए, तो उससे मेरा तो कमाई तो हो गया, बट लेकिन वो गाड़ी हम खरीदे थे सेल्फ यूज के लिए, वो पूंजीगत आपका वस्तु नहीं था, वो आपका उपभोग वस्तु था। तो अगर हम वही गाड़ी खरीद के हम भाड़ा पे लगा देते और उससे जो पैसा हमको मिलता, तो वो तो पैसा भैया नेशनल इनकम में काउंट होता, बट ऐसे हमको मिल रहा है तो वो सेल्फ यूज के लिए खरीदे थे, उसमें हमको आय हो रहा है, तो उसको तो हम लोग कंप्लीट इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो आय विधि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आपका इनकम मेथड यानी कि आय विधि कंप्लीट हो गया। क्या बताया अभी हम आय विधि के अंतर्गत, क्या बताया हम कि किसी भी आय विधि के अनुसार नेशनल इनकम का जो गणना होता है, इसमें साधन व्यय के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? साधन व्यय यानी कि फैक्टर पेमेंट के आधार पर किया जाता है। ये भी बताया, साथ ही साथ बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में सभी उत्पादकों के द्वारा किया गया जो फैक्टर पेमेंट का जो टोटल योग होता है, उसी को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। और इसके अंतर्गत डोमेस्टिक इकोनॉमी में उत्पन्न जो कुल साधन आय होता है, यानी कि यही व्यय भी है, और इसमें NFI को भी जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? NFI को भी जोड़ दिया जाता है। क्यों? आपको बताया भी कि, और अगर केवल आपको डोमेस्टिक चाहिए तो आपको नेशनल में NFI को घटा देना पड़ेगा, और अगर आपको नेशनल पूरा चाहिए तो उसमें आपका डोमेस्टिक और NFI दोनों जुड़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हमारा आय विधि भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखे, जिसमें हम लोग ग्रॉस और नेट में अंतर देखे। फिर हम लोग नेशनल और डोमेस्टिक में अंतर देखे, NIT क्या होता है, और GDP से GNP जाने के लिए डिप्रिसिएशन घटाना होता है, और GNP से GDP में जाने के लिए NFI को जोड़ना होता है, NFI को घटाना होता है। फिर हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है वो देखे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स सब देख लिए हम लोग, सबका एग्जांपल भी देख लिए हम लोग। फिर देखें कि सरकार के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मूल्य, जिसमें हम लोग फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग उत्पादन लागत भी कहते हैं, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, सब कुछ देखे। साथ ही साथ हम लोग आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर क्या होता है वो देखे। फिर हम लोग देखें कि आधार वर्ष का निर्धारण कैसे होता है वो देखें। फिर इसी में हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़े कि आपका कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, और आपका कांस्टेंट प्राइस के साथ साथ आपका जो ये बोले क्या बोलते हैं करेंट प्राइस क्या होता है, वो सब भी हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि अर्थशास्त्र में घरेलू सीमा या फिर भौगोलिक आर्थिक सीमा की संकल्पना क्या होती है, वो भी हम लोग देखें। फिर हम लोग देखें कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के कारक क्या क्या हो सकते हैं, उत्पादन के जो प्राथमिक कारक और जो द्वितीयक कारक है वो देखें। फिर हम लोग देखें कि ये भूमि का परिभाषा देखे। फिर हम लोग श्रम का यानी लेबर का परिभाषा देखे, जिसको 2 भागों में बांटा गया था, वाइट कॉलर जॉब और आपका ब्लू कॉलर जॉब। फिर हम लोग कैपिटल का परिभाषा देखे, फिर कैपिटल को भी 2 भागों में बांटा गया था, उसको पढ़े, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय एवं उसके घटक के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग 4 चीज़ के बारे में पढ़े। पहला पढ़े GNP के बारे में, GNP क्या है वो हम लोग देखे। फिर GNP को 2 कीमतों पर उसका काउंटिंग किया जाता है, एक है आपका बाजार मूल्य पर GNP और दूसरा है आपका लागत मूल्य पर GNP। दोनों क्या है क्या नहीं है उसको देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है वो देखे। फिर हम लोग देखिए मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे जाते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे जाते हैं। और जो आपका ये चारों घटक है GDP, GNP, NDP और NNP, चारों में क्या संबंध है, और चारों को 2 प्राइस पे देखिए, एक आपका मार्केट प्राइस और एक आपका फैक्टर कॉस्ट। तो 4 दूनी 8, तो 8 में क्या संबंध है वो देख लिए।
फिर साथ ही साथ हम लोग देखें कि एनएनपी क्या होता है, एनएनपी के बारे में समझे। फिर जीडीपी के बारे में समझे, जीडीपी क्या होता है वो समझे। फिर जीडीपी का गणना जो दो कीमतों पर होता है वो देख लिए हम लोग कि बाजार लागत पर जीडीपी क्या होता है और साधन लागत पर जीडीपी क्या होता है वो हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें कि जीडीपी का जो गणना होता है उसमें किसको किसको शामिल किया जाता है और किसको किसको शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग देखें कि जीडीपी तथा जीएनपी में क्या संबंध है वो देखिए हम लोग, इसमें क्या समानताएं हैं और इसमें क्या विभिन्नताएं हैं वो भी हम लोग देख लिए। साथ ही साथ हम लोग देखें कि मार्केट प्राइस पे जीडीपी को फिर दो भागों में बांटा गया था, नियत मार्केट प्राइस पे जीडीपी और एक आपका चालू मार्केट प्राइस पे जीडीपी वो देख लिए, जिसमें हम लोग नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, रियल जीडीपी किसे कहते हैं वो देख लिए। फिर हम लोग ये भी जाने कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के प्रतिशत को जीडीपी डिप्लेटर कहा जाता है वो जान लिए। फिर हम लोग ये जाने कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको 3 तरह से मापा जाता है, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिप्लेटर से। तो जीडीपी डिप्लेटर अब नहीं रहा, अब केवल सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के द्वारा ही मापा जाता है। फिर हम लोग देखें राष्ट्रीय आय का मापन कैसे किया जाता है, तो हम लोग जाने कि 3 विधि के द्वारा उसका मापन किया जाता है। एक आपका उत्पादन विधि, एक आपका आय विधि, एक आपका व्यय विधि वो देख लिए। फिर हम लोग देखें कि आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय होता है उसको 3 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। कहने का मतलब है 3 तरह से, एक आपका उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया था। फिर हम लोग पढ़े उत्पादन विधि क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से इसका अध्ययन किए। साथ ही साथ देखें कि उत्पादन विधि के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है वो 2 तरह से किया जाता है, वो कैसे कैसे किया जाता है। पहला देखिए अंतिम उत्पाद विधि के द्वारा इसका गणना किया जाता है। दूसरा देखिए मूल्य वर्धित विधि के द्वारा इसका गणना कैसे किया जाता है। मूल्य वर्धित विधि में 2 तरह के एग्जाम्पल भी देखे हम लोग, एक देखे गेहूँ से ब्रेड बनने तक का एग्जाम्पल और एक देखे कपास से लेके कपड़ा बनने तक का एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग ये भी देखे कि टोटल आउटपुट मेथड क्या होता है और आपका वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड मेथड पे आपका जीबीए को काउंट किया जाता है और टोटल आउटपुट मेथड पे ही हम लोग जीडीपी को ही काउंट करते हैं, जिसमें हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को मुद्दा बनाते हैं। फिर साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लिए कि जो आपका जीबीए है उसके अंतर्गत किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है और किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है। इस तरह से हमारा उत्पादन विधि कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखिए आय विधि यानी इनकम मेथड क्या होता है। इनकम मेथड को और 2 नाम से भी जाना जाता है, एक होता है आपका वितरण विधि और एक होता है आपका साधन व्यय विधि, वो देख लिए हम लोग। फिर हम लोग देखिए कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है और इकोनॉमिक्स के अनुसार फैक्टर इनकम का परिभाषा क्या है वो भी हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। वहाँ तक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग एक और चीज़ देखें कि आय विधि के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय आय का जब हम लोग गणना करते हैं तो उसमें किन किन आय को यानी किन किन इनकम को हम लोग उसमें शामिल नहीं करते हैं वो देख लिए। उसके साथ ही हमारा आय विधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है अच्छी तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट 2 क्लास में, एक ये तो अभी हमारा 5वां क्लास था, इसके बाद 6 नंबर का क्लास आएगा, उसके बाद 7वां नंबर का क्लास आएगा। तो टोटल 7 क्लास में आपका नेशनल इनकम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।